चाइना ताइवान के ऊपर फोर्स यूज़ कर सकता है। ताइवान है वो यूएन का मेंबर भी नहीं है। ताइवान ये पहले से ही जापान के पास था। रिपब्लिक ऑफ चाइना जब वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब ताइवान की बात होती है। जिसको ताइवान के साथ रिश्ता रखना है वो चाइना के साथ नहीं रख सकता, जिसको चाइना के साथ रखना है वो ताइवान के साथ नहीं रख सकता, और यूएस उसकी मदद के लिए आएगा भी। उसका कारण है ट्रेड। अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है, सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो चौपट होती है एक बार, तो इकॉनमी में $10 ट्रिलियन का घाटा हो। इसीलिए भारत ने पहले से ही सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर दी है। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे एक नए युद्ध के मोर्चे की जिसकी तैयारी चल रही है। यूएस ने $8 बिलियन की घोषणा की है मिलिट्री एड की ताइवान को। ताइवान के प्रेसिडेंट इलेक्ट लाई चिंग-टी का कहना है कि इससे इस इलाके में काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। वहीं पर चाइना का कहना है कि उनकी जो पॉलिसी थी कि वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ताइवान के खिलाफ, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि चाइना ताइवान के ऊपर फोर्स यूज़ कर सकता है। वहीं पर यूएस मिलिट्री एड देगा ताइवान को, यूएस ने भी साफ कर दिया है। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों देशों में, ताइवान और चाइना में ऐसा क्या इशू है, इनका इतिहास क्या है, उसे समझेंगे। यह भी देखेंगे कि यूएस के ऐसे क्या स्टेक्स हैं जिसके लिए वो इतना पैसा लगाना चाहता है, और अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो उसका वैश्विक व्यापार और वैश्विक जो संतुलन है, जो पावर का, उसके ऊपर क्या फ़र्क आता है, उसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल पोजीशन दोनों की देशों की। तो ये ताइवान है और ये चाइना है। ताइवान एक आइलैंड है जो कि ताइवान स्टेट के द्वारा चाइना से अलग होता है, और जो एरो में दिखाई दे रहा है ये पेंगू आइलैंड है, ये भी ताइवान का ही पार्ट है। इन दोनों देशों के बीच लगभग 100 मील की दूरी है। तो ये इनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है। इसी को देखते हुए पूरी कंडीशन को यूएस की मिलिट्री एजेंसी ने एक कंप्यूटर साइमुलेशन मिलिट्री गेम खेली, जिसमें वो ये आइडिया लगाने चाहते थे कि अगर चाइना हमला करता है तो क्या होगा, जिसकी उन्हें उम्मीद है कि 2027 तक चाइना ये कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर एम्फीबियस इन्वेजन करता है चाइना, एम्फीबियस इन्वेजन का मतलब कि एक ही समय वो समुद्र से भी अटैक करे और एयर से भी अटैक करे, जो कि बहुत मुश्किल है, अभी चाइना उसका काबिल नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर ऐसा काबिल हो जाता है और तब युद्ध होता है, तब यूएस, जापान और ताइवान मिलके उसको हरा तो देंगे चाइना को, लेकिन उससे जो यूएस की ग्लोबल पोजीशन है वो बहुत डैमेज हो जाएगी और कई दशकों तक यूएस उससे उभर नहीं पाएगा। तो इसलिए यूएस भी अभी नहीं चाहता कि अटैक डायरेक्टली हो, लेकिन हाँ, वहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना चाहता है। तो जो इनका इतिहास है दोनों देशों का वो समझे, तो चाइना में 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पहले दशक यानी कि 1911 तक कहें तो किंग डायनेस्टी का राज था। बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर एक ऑटोनोमस रीजन भी था, जैसे कि तिब्बत इत्यादि, जिनजियांग जो प्रोविंस है उनकी, वो सारे ऑटोनोमस थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पढ़ लिख गए थे, जो चाहते थे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उनमें सबसे आगे थे डॉक्टर सन यत सेन, जो कि लंदन से पढ़कर आए थे और पेशे से डॉक्टर थे, और इन्होंने कुमिंटोंग नाम की एक पार्टी की निर्माण किया, जैसे कि नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है और नेशनलिस्ट लोग भी कहा जाता है। और इसके द्वारा होता क्या है कि 1912 में चाइना में रिपब्लिक की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पर एक यूनिटरी सिस्टम चल रहा हो, बहुत सारे सामंतवाद टाइप का सिस्टम था। छोटे छोटे एरिया बहुत सारे लोगों के पास थे और उनके पास बहुत सारे इतिहास होते थे, जैसे कि भारत में होता था। सामंतवाद के इस टाइम पर बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वहाँ पर भी होते थे, उन्हें वारलॉर्ड कहा जाता था। तो उसके बाद एक एरा शुरू होता है जिसे कहा जाता है वारलॉर्ड एरा। उसमें एक जनरल थे युआन शी, इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इस सारे वारलॉर्ड को ख़त्म करो और एक देश में स्टेबिलिटी लाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1915 में अपने आप को ही एम्परर घोषित कर दिया, जो कि उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट था जिसके खिलाफ नेशनलिस्ट पार्टी चल रही थी। फिर इनका विरोध होता है, 1916 में ये हटते हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन काबू नहीं आ पाती और 1925 में डॉक्टर सुन यत सेन की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह लेते हैं चियांग काई शेक। ये बहुत बड़ा नाम है। और बाद में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माओ जेडोंग, उनके बीच की सारी ये कहानी है। तो चियांग काई शेक उनकी जगह आते हैं और धीरे धीरे 1928 तक कंसोलिडेट करते हैं अपने आप को और एक अपना सिस्टम बनाते हैं। कैंटन बेस्ड इनकी सरकार चलती है और ठीक ठाक फैलाव उसका हो जाता है। वारलॉर्ड एरा जो था उसका लगभग अंत हो जाता है 1928 में। लेकिन इसी बीच रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति होती है 1917 में, सोवियत गवर्नमेंट का निर्माण होता है। उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर चाइना में भी 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होता है। बाद में ये पार्टी माओ जेडोंग के हाथ आ जाती है, जो इसके बहुत बड़े लीडर बन के उभरते हैं। तो शुरुआती समय में जब वारलॉर्ड एरा का समय था, तब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी
और कुमिंटांग दोनों ने मिलकर काफ़ी काम किया, वारलॉर्ड एरा को ख़त्म किया। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया, कुमिंटांग को लगा कि धीरे धीरे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो फिलॉसफी है वो उसकी फ़िलॉसफी के साथ मैच नहीं कर रही। कुमिंटांग एक ऐसी पार्टी थी जो बिजनेसमैन और जो ठीक ठाक जमींदार थे उनके साथ रहना चाहता था। ये चाहते थे कि किसानों की ज़मीनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उनको सारी ज़मीन दे दी जाए, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को दे दिया जाए। और इनकी फ़िलॉसफी बिल्कुल उनसे अलग थी और गरीबों में इनका बहुत बोलबाला बढ़ता जा रहा था। उससे डरते हुए कुमिंटांग ने चाहा कि इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन उसी बीच में जापान के द्वारा हमला कर दिया जाता है चाइना के ऊपर 1931 में। मंचूरिया जो उनका नॉर्दर्न पार्ट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। ये सब कुछ होता है जापानीज एम्परर हिरोहितो के नेतृत्व में। और यहाँ पर अगर एक चीज़ और देखें जो एरो में दिखाई दे रहा है, ये ताइवान, ये पहले से ही जापान के पास था। तो ताइवान अब पिक्चर में आ रहा है। तो ताइवान 1895 से ही जापान के कब्जे में था। 1895 में युद्ध होता है चीन और जापान के बीच में, जिसमें चीन की हार होती है और ये वाला आइलैंड उसे दे दिया जाता है। यहाँ तक कि कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों है, वो भी जापान के पास है। तो ये ऐसा दौर था। इसमें अब होता क्या है कि जापानीज़ लोगों की इन्वेजन होती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो लोगों के साथ होती है, कहती है कि जापान से लड़ना है। लेकिन कुमिंटांग का कहना था कि जापान को बाद में देखेंगे, पहले मुझे तुमसे लड़ना है। तो यहाँ पर जो चियांग काई शेक की पॉपुलैरिटी थी वो डिक्लाइन में चली जाती है, कम होना शुरू होती है। लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बढ़ते चले जाते हैं, चियांग काई शेक के साथ कम होते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा दौर था जब नाजी जर्मनी, मुसोलिनी और जापान एक्सिस पावर का पूरा बोलबाला था। वहीं पर दूसरी ओर अलाइड पावर थी। अलाइड पावर में यूएस मेन था। उसका कहना था कि उसे चियांग काई शेक ही ठीक लग रहा है, उसे उसके साथ ही मिलकर रहना है। और इसीलिए 1943 में क्यारो डिक्लेरेशन होती है जिसमें चियांग काई शेक को बुलाया जाता है। साथ में विंस्टन चर्चिल हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। और इसमें घोषणा की जाती है कि युद्ध के बाद, जापानीज सरेंडर के बाद, अभी एटम बम नहीं गिराया गया था, उसके पहले ही आइडिया हो गया था कि जापान हारेगा। तो जो फॉर्मोसा, मंचूरिया और पैसाकेडोरस आइलैंड है ये दे दिया जाएगा। पैसाकेडोरस वही है जो पेगु आइलैंड है, मंचूरिया वो रीजन है जिसकी बात की, फॉर्मोसा ताइवान का नाम है। ताइवान को पहले फॉर्मोसा कहा जाता था। फॉर्मोसा का मतलब है ब्यूटीफुल आइलैंड, जिसको बेसिकली यूरोपियंस ने ही नाम रखा था। तो यहाँ पर सारा खेल जो अभी चल रहा है वो चियांग काई शेक के आसपास चल रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो पॉपुलैरिटी है वो माओ जेडोंग की बढ़ती जा रही है। चियांग काई शेक अपना घूम रहे हैं, लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं कि अगर भारत आज़ाद हो गया, हमारे पास पावर आई तो क्या करेंगे। वो भारत भी आते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जापानीज सरेंडर के बाद सब कुछ उलट होता चला जाता है और इनके बीच में सिविल वॉर छिड़ जाती है 1945 में, जो 1949 तक चलती है। पॉपुलैरिटी ना होने की वजह से लोगों के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा कर दी कि मेनलैंड चाइना की अब वही एकमात्र पार्टी है और उसका राज स्थापित हो चुका है। और वहीं पर कुमिंटांग को चियांग काई शेक के नेतृत्व में भागना पड़ता है मेनलैंड चाइना से और जाकर ताइवान में शरण लेनी पड़ती है। तो यहाँ से चाइना और ताइवान की जो कहानी है, जो मॉडर्न कहानी है, वो शुरू होती है। चियांग काई शेक, जिसको कि यूएस का सपोर्ट था, अलाइड पावर का सपोर्ट था, पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट था, उसको भागना पड़ता है ताइवान में। और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, उसकी सत्ता हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी देखिए जो रिश्ते हैं, भारत ने सबसे पहले चाइना के साथ पहल की। 1 अप्रैल 1950 के आसपास पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री था, यानी कि नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, जिसने उसके साथ अपने संबंधों को बनाया। चियांग काई शेक के साथ रिश्ते तोड़कर उसने माओ जेडोंग के साथ बनाए। और 1954 में इवन जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते भी हैं, ये तस्वीर तभी की है। लेकिन वहीं पर अगर देखें कि कंडीशन क्या थी वर्ल्ड लेवल पर, 1945 में जब यूएन चार्टर लिखा जाता है तो उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर थे उसमें आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जब वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब ताइवान की बात होती है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात होती है तो इसका मतलब चाइना की बात होती है। तो आरओसी परमानेंट मेंबर था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आरओसी बहुत एक छोटी सी जगह है ताइवान, कितना को वो पावर इकट्ठा कर सकती थी। धीरे धीरे चाइना की पावर बढ़ती गई और 1971 में ये उस वक्त की तस्वीर है जब चाइना को वो सीट दे दी जाती है और आरओसी को यूएन से निकाल दिया जाता है। अब आरओसी के साथ किसी के बड़े देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, एम्बेसीज नहीं होती।
जो ROC है यानी कि ताइवान है वो UN का मेंबर भी नहीं है। तो अब UN जिसकी परमानेंट सीट थी उसकी ये वैल्यू है कि वो किसी भी UN का मेंबर नहीं है, सिर्फ WTO का मेंबर है। और यहीं पर देखें तो उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत ही छोटे छोटे देशों के साथ है, बड़े देशों के साथ नहीं है। इनमें से भी कोई ना कोई पासा पलट लेता है, क्योंकि ये सीधा है कि जिसको ताइवान के साथ रिश्ता रखना है वो चाइना के साथ नहीं रख सकता, जिसको चाइना के साथ रखना है वो ताइवान के साथ नहीं रख सकता। यही पॉलिसी चाइना की कहलाती है वन चाइना पॉलिसी, यानी कि चाइना सिर्फ एक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और PRC कुछ नहीं है, केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ये सिचुएशन चलती रहती है 2016 तक। 2016 तक लगभग वहाँ पर कुमिंतोंग का ही राज रहता है। पहले वहाँ पर मार्शल लॉ लगाकर सिस्टम चलता है, बाद में धीरे धीरे इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ही राज चलता रहता है। कुमिंतोंग धीरे धीरे चाइना की तरफ जाने लग गया था कि वो उस बात में एग्री होने लग गया था कि वन नेशन टू सिस्टम के तहत हम विलय करा सकते हैं कि हम अपना सिस्टम रखेंगे, तुम अपना रखना, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट नहीं होगी लेकिन हम मान लेंगे एक देश है। लेकिन जैसे जैसे हांगकांग में जो हुआ, क्योंकि हांगकांग में भी ऐसा ही था, हांगकांग पहले इंग्लैंड के पास था, फिर हांगकांग दिया गया चाइना को 1997 में, और उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने वहाँ पर क्रैकडाउन किया और वहाँ पर अपनी फ़िलॉसफी को थोपा। और जैसे जैसे वहाँ पर वो अपनी फ़िलॉसफी को बढ़ाता गया, वहाँ पर डिक्टेटरशिप लागू करता गया, ताइवान में दूसरी पार्टी का उदय हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी कि फ़िलहाल प्रेसिडेंट 2016 से जो है वो है साई इंग वेन। इनका कहना है कि बिल्कुल हम चाइना के साथ नहीं हैं, हम किसी भी वन नेशन टू सिस्टम में बिलीव नहीं करते, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तो ये इशू चलता रहता है, लेकिन 2022 के बाद इसमें और तलखी आ गई है। 2022 में जो US के हाउस है उसकी जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में उतरती है डेलिबरेटली। कोविड का लगभग टाइम चल रहा था, उसके बाद वो उनसे मिलती हैं, जिसका चाइना ने बहुत विरोध किया। उसका कहना था कि US जो उसकी मानी हुई पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी से हट रहा है, अब वो ऐसी बात नहीं कर रहा, वो दो देशों की बात करने की तरफ जा रहा है। वहीं पर जब से जो बिडेन आए उन्होंने लगभग 4 बार कह दिया है कि वो किसी भी हालत में ताइवान को डिफेंड करने के लिए जाएंगे। कुछ कांग्रेसमैन का तो यहाँ तक कहना है कि अब ताइवान को अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, सेम बात जो कि इजराइल के साथ होती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब नैन्सी पेलोसी उतरती हैं तो चाइना अब एक बहुत बड़ी पावर है, जिस दिन वो उतरती है वो कई तरीके से अटैक करता है, बहुत सारे वो नेवल एक्सरसाइज करता है, वहाँ पर मैसिव एयर स्ट्राइक करता है, 50 शिप वहाँ ले जाकर खड़े कर देता है, मिसाइल फायर करता है, और ऐसा लगता है कि वो नेवल ब्लॉकेड जो है उसकी ताइवान की कर लेगा और US के साथ डायरेक्ट तनातनी का माहौल बन जाएगा। लेकिन एक बार सिचुएशन कम होती है। तो अब जो बेसिकली चाइना की पॉलिसी चल रही है, जिसको एक्सपर्ट मानते हैं, वो चल रही है ग्रे जोन एफर्ट्स। इसमें क्या है कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट भी करता है, मिलिट्री से डराता भी है, वहाँ पर बार बार उनकी जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन करता है, उस पर साइबर अटैक करता है, उनकी सूचनाओं को गलत प्रसारित करता है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर माहौल बना रहा है कि धीरे धीरे वो वहाँ पर अटैक कर ले। अभी हाल ही में चाइना ने वहाँ पर नया जो एयर रूट है उसको जारी किया है, जो कि बिल्कुल ताइवान के एयर स्पेस में से होकर निकलता है। और ताइवान का कहना है कि वो इतनी पास आ गया है कि हमारे एयर स्पेस से केवल 2 किलोमीटर दूर रह गया है। तो इस तरीके से जो चाइना है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो एरो दिखा रहा है ये दोनों के बीच में ताइवान स्टेट में मीडियन लाइन है, यानी कि इसके उस तरफ चाइना है, इसके इस तरफ ताइवान है। लेकिन ताइवान का कहना है कि बार बार चाइना इस तरफ आकर एयर स्पेस का उल्लंघन करता है। और अगर देखें तो क्या ऐसी कोई ट्रीटी है जिससे US उसकी मदद करने आए, तो उन दोनों देशों के बीच में 1949 से एक ट्रीटी रहती है, US ROC म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, जो 1945 से 1979 तक रहती है। लेकिन 1979 में US ने ROC के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़कर PRC के साथ कर लिए, क्योंकि सिचुएशन बदल रही थी, वो ज़रूरी था कि उस चाइना के साथ जाना पड़ना था। लेकिन उसी साल उन्होंने ताइवान रिलेशन एक्ट को साइन किया, जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि वो उसकी मदद के लिए आएगा। तो अब आते हैं इन दोनों देशों के इतिहास से, करंट सिचुएशन से बढ़ते हुए कि अब अगर युद्ध होता है तो क्या होगा। तो चाइना कभी भी ताइवान के लिए ऐसी बात नहीं सुनता कि 2 देश हों, उसकी हमेशा पॉलिसी है वन नेशन, और वो भी वन चाइना पॉलिसी। तो उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत बड़ी है। अगर देखें एक कंपैरिजन करके, ताइवान के सामने चाइना बहुत बड़ी पावर नज़र आता है। ताइवान अकेले का बस का नहीं है, उसको US की ज़रूरत पड़ेगी और US उसकी मदद के लिए आएगा भी। उसका कारण है ट्रेड में भी सेमीकंडक्टर। ताइवान स्ट्रेट
एक बिजीएस्ट स्टेट है, वहाँ से 88% जो भारी शिप है वो निकलती हैं। पूरे विश्व का जो बिजनेस है वो वहाँ से होकर निकलता है, ताइवान स्ट्रेट से। उसी के पास दो बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, साउथ कोरिया और जापान। तो दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ताइवान खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ताइवान बड़ी इकोनॉमी इसीलिए है क्योंकि 1945 तक उस पर जापान का अधिकार था और जापान उसे अपना समझकर ही डेवलप कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कभी उसे छोड़ना पड़ जाएगा। तो जो ट्रेड है, जो सेमीकंडक्टर का ट्रेड है, वो बहुत क्रूशियल है। अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है, सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो चौपट होती है एक बार, तो इकॉनमी में ऐसा कहना है कि $10 ट्रिलियन का घाटा होगा और पूरा वर्ल्ड एक बार ठप हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेमीकंडक्टर से चलता है। जो बहुत ही हाई क्लास सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो कि बहुत माइन्यूट लेवल पे हैं, वो सारी ताइवान में बनती हैं। और इसीलिए G7 नेशंस का कहना है कि ये बहुत घातक होगा अगर दोनों में युद्ध होता है। सेमीकंडक्टर वाला जब हमने वीडियो किया था तो उसमें हमने समझा था कि चिप प्रोडक्शन में जो ताइवान है अभी टॉप पर है, और 50% जो चिप बनती है सेमीकंडक्टर वो ताइवान की जो TMC कंपनी है वो बनाती है, TCMC। तो इसका मतलब है ताइवान की जो इम्पोर्टेंस है वो एक तो बिजनेस पर्पज़ से है, बिजिएस्ट जो ट्रेड रूट है ताइवान स्ट्रेट से निकलता है। सेमीकंडक्टर चिप जो कि एप्पल तक में यहीं से सप्लाई होती है, तो लैपटॉप, फ़ोन, ऑटोमोबाइल, इंटरनेट से जुड़ी हुई हर चीज़ वो सारी कोलैप्स हो जाएगी अगर यहाँ पर युद्ध होता है। और उसके साथ ही सबसे बड़ा खतरा है बैलेंस ऑफ पावर का। अगर US इस युद्ध में नहीं उतरता है, तो अगर ईरान, चाइना और रशिया ये तीनों एक एक्सिस बन जाते हैं, तो US के लिए मिडल ईस्ट में और साउथ चाइना सी दोनों जगह पर युद्ध लड़ना पॉसिबल नहीं है। एक जगह से पीछे हटना पड़ेगा, और जहाँ से भी पीछे हटेगा तो US का डिक्लाइन निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए US यहाँ से कभी नहीं जाना चाहेगा। और अगर बात करें भारत की, तो भारत पर भी इसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए भारत ने पहले से ही सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर दी है। सेमीकंडक्टर के लिए इसी साल 3 प्लांट बनाए गए हैं। जो मेन प्लांट है जहाँ पर फैब्रिकेशन की जाएगी, याद रखें, वो भी ताइवान की जो कंपनी है उसी के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर और इकोनॉमिक रूप से पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। और चाइना के लिए ताइवान उसका अपना देश है, कि उसका अपना पार्ट है, एक प्रोविंस है। वहीं पर US के लिए ताइवान का अलग रहना जरूरी है, क्योंकि वो वहाँ से ट्रेड रूट पर जाना आना चाहता है। क्योंकि अगर चाइना और ताइवान एक हो जाएंगे तो ताइवान स्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली चाइना का एरिया हो जाएगा, और फिर चाइना वहाँ से ट्रेड नहीं होने देगा। तो इन सब कारणों से बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पर, और देखना है धीरे धीरे ये सारा मामला किस तरफ बढ़ता है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।